Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSIR NET JRE with All India rank 103. Today we are going to discuss about membrane transport. Membrane transport नाम सुनते ही दिमाग में क्लिक करता है कि ट्रांसपोर्ट मतलब give and take of the molecule across plasma membrane of a cell. बिल्कुल. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हुई है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप विद द फॉस्फोलिपिड एंड द प्रोटीन मॉलिक्यूल. फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल थोड़ा जो होते हैं ना, फॉस्फोलिपिड बैरियर, इट इज एक्चुअली अ बैरियर. इट इज अ वेरी नाइस कंपोजिशन ऑफ आवर सेल जो कि एक बैरियर की तरह काम करता है, जो कि हर किसी मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करता है. ये अलाउ करता है केवल और केवल नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, जो कि यूजुअली आपकी गैसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं. थोड़ा भी अगर चार्ज आए ना, सपोज कि सोडियम में भी +1 ही तो होता है बेचारे पे, तो वो बिल्कुल बैन कर देता है. नो, कह देता है नो, हम तो नहीं जाने देंगे भाई. लेकिन फिर भी क्या करें, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जो कि जिद पकड़ ले कि मुझे तो फॉस्फोलिपिड बैरियर के थ्रू ही गुजरना है, तो उस केस में क्या होगा, चलिए देखते हैं. उस केस में क्या होगा, क्योंकि हमें मालूम है दोनों तरफ है क्या, एक्वस एनवायरनमेंट सेल मेम्ब्रेन के, तो it must get surrounded by a hydration cell, water molecules. Now once it get interact with these polar hand, तो ये यहाँ पे और जैसे ये एंटर होने लगेगा ना फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, तो ये शेड ऑफ कर देगा और शेड ऑफ में इसकी कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी, दैट इज E1. ना अगेन जैसे ये अंदर की तरफ मूव कर रहा होगा, अगेन ये एक शेल में ऑक्यूपाई, मतलब शेल में कवर्ड हो जाएगा और वहां पे इसकी दूसरी एनर्जी लगेगी, थोड़ी और एनर्जी लगेगी E2. ठीक है, जो कि कंबाइंडली कहलाता है क्या, दिस डेल्टा G, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल. एक्टिवेशन देखिए यहाँ पोलर मैंने लिखा है, पोलर मॉलिक्यूल. इसकी जिद थी, मान ही नहीं रहा था पोलर मॉलिक्यूल कि मैं तो भाई इधर से जाऊंगा, खाम में इतनी एनर्जी लगी है ना. तो अब उस खाम वाली जो एनर्जी लगी है उसको ओवरकम करने के लिए अब क्या करें, ओवरकम करने के लिए यहाँ एक्टिव होती है, यहाँ पे हीरोइक रोल एक प्ले करती है हमारी मेम्ब्रेन प्रोटीन. मेम्ब्रेन प्रोटीन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को कहते हैं कि डोंट वरी, वी आर देयर फॉर यू. हमें क्यों तुम्हारे साथ जोड़ा गया है सेल मेम्ब्रेन में, इसीलिए तो जोड़ा गया है. ठीक है, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो भी ऐसे नहीं कि दे आर वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन. ठीक है, और इनको दो क्लासिफिकेशन में, दो कैटेगरीज में बांटा गया है. वन इज कैरियर प्रोटीन, अनदर वन इज चैनल प्रोटीन. नाउ इनका मेन काम क्या है, ये कहते हैं कि वी परफॉर्म द ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूल विच आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर. ठीक है ना, तो ये दो प्रोटीन होती हैं. सॉरी, तो ये हाँ देखिए, कैरियर प्रोटीन होती है, चैनल प्रोटीन होती है. यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना के आपको समझाने की कोशिश की है. कैरियर प्रोटीन, और अब आप लोग भी सोच रहे हैं तो प्रोटीन होती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसको इस तरह से क्यों क्लासिफाई किया गया, क्योंकि यहाँ भी ना इन दोनों ने अपना थोड़ा काम बांट लिया है कि प्रोटीन कैरियर कुछ थोड़ा स्पेशलाइज काम करेगी, चैनल जो है वो फ्रीली अपना मूवमेंट होने देंगे. तो कैरियर प्रोटीन में क्योंकि ये स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, और चैनल प्रोटीन जो होती है तो थोड़ी लेस स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं. अब आप लोग कहेंगे कि स्टीरियो स्पेसिफिक क्या है. स्टीरियो स्पेसिफिक इज नथिंग when the two molecule interact with each other and get chemical and alter their chemical conformation for the feasibility of the reaction. नहीं समझ में आया ना, बताते हैं. स्टीरियो स्पेसिफिसिटी में का मतलब है कि जब कोई मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करे, उनका केमिकल कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो, चेंज इस तरह से हो कि वो रिएक्शन कारगर रूप से बहुत ही सक्सेसफुली हो पाए अल्टीमेटली. ठीक है, तो ये यहाँ पे देखेंगे आप, ये ब्लू वाला जो है ना वो कैरियर प्रोटीन को ही दर्शा रहा है. कैरियर प्रोटीन में ये मैंने कुछ इस तरह के ग्रुप्स बनाए हैं जिसमें कि ये जो मॉलिक्यूल है जो कि चार्ज है, पोलर है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे एक सर्कुलर भी प्रेजेंट है, तो वो आके यहाँ पे इस प्रोटीन से पहले अटैच होते हैं, रिएक्ट करते हैं, कुछ कॉन्फॉर्मेशनल अल्टरेशन होती होगी इस कैरियर प्रोटीन में, जो कि इनके मूवमेंट को और फैसिलिटेट और जल्दी अच्छे से होने देती है. ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है स्टीरियो स्पेसिफिक. जबकि चैनल जो होते हैं दे आर वेरी लेस स्टीरियो स्पेसिफिक, उनको ज्यादा कुछ मतलब नहीं होता इंटरेक्शन वगैरह से. वो कहते हैं कि गो वी आर देयर फॉर द मूवमेंट ऑफ यू, सो जस्ट गो. ठीक है, वो आने जाने देते हैं. तो चैनल का इतना स्टीरियो स्पेसिफिसिटी नहीं होती है. अब चूंकि कैरियर स्टीरियो स्पेसिफिक है, तो अगर इनके ये वाले साइड्स सैचुरेट हो जाए तो ऑफ कोर्स
there is a probability for them to get saturate. यहाँ पे स्टीरियो स्पेसिफिसिटी बहुत कम थी, तो दे आर फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ सैचुरेशन. यहाँ सैचुरेट होंगे तो स्वाभाविक है मूवमेंट में गेट स्लो डाउन, क्योंकि उस साइड को इस फ्री होने का वेट करेंगे मूवमेंट के लिए. जो मॉलिक्यूल ऑलरेडी बाहर प्रेजेंट है या अंदर प्रेजेंट है मूवमेंट के लिए, वो वेट करेंगे कि वो साइड फ्री हो कैरियर प्रोटीन की, और तब हम जाके कहीं मूव करेंगे. लेकिन चैनल के केस में ऐसा कोई किस्सा नहीं होता है. ठीक है, तो ये बात हुई इन प्रोटीन की. अच्छा, ये प्रोटीन दोनों ही सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट तरीके से काम कर सकती है. सिम्पोर्ट का मतलब है व्हेन द मॉलिक्यूल मूव टुवर्ड फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इन द सेम डायरेक्शन. एंटीपोर्ट का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन. एंड यूनिपोर्ट का मतलब है व्हेन ओनली वन मॉलिक्यूल पास थ्रू these kind of protein. ठीक है, so this is about the membrane protein, जो कि फैसिलिटेट कराती हैं इस तरह के चार्ज पोलर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को. अब चूंकि इन मॉलिक्यूल का मूवमेंट फैसिलिटेटेड हो रहा है बाय प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं, ये कहाँ लिखूं, हाँ, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है ना, ये है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट क्यों कह रही हूँ मैं, डिफ्यूजन क्यों नहीं कह रही हूँ? देखिए, डिफ्यूजन ना कहने का कारण ये है क्योंकि डिफ्यूजन में ना हमें प्रोटीन की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती है. वो प्रोटीन की मौजूदगी में भी हो सकता है और प्रोटीन के एब्सेंस में भी हो सकता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था एब्सेंस में, और उनकी प्रेजेंस में भी हो सकता है, मतलब उनके थ्रू भी हो सकता है. लेकिन ट्रांसपोर्ट के केस में केवल और केवल प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उनकी उपस्थिति चाहिए ही होती है मॉलिक्यूल को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए. ठीक है, यहाँ पे मैंने वो डिफरेंस भी लिखे हैं. ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट जो होता है वो खुद कितने तरह के हो सकता है, पैसिव हो सकता है और एक्टिव हो सकता है. एक्टिव नाम सुनते ही दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए. एक्टिव है दैट मीन्स एटीपी का कंजम्पशन हो रहा होगा. बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल सही पकड़े हैं. और पैसिव में है जो होता है इट डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनर्जी कंजम्पशन. अब एक्टिव में क्योंकि एटीपी कंज्यूम हो रहा है, तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि एनर्जी कहाँ लगानी पड़ती है, जब काम इजीली ना हो रहा हो, है ना, जब काम हमें जबरदस्ती कराना पड़ रहा हो, जब काम हमें फोर्सफुली कराना पड़ रहा हो. ठीक है, तो क्या होगा, अब एक एग्जांपल है, अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, तो यहाँ तो कुछ समस्या है ही नहीं, बहुत आराम से स्वतः ही मतलब स्पॉन्टेनियस होगी ये रिएक्शन. लेकिन अगर हमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लेके जाना है, तो यहाँ एनर्जी लगती है. तो और इसी तरह से अगर चार्ज का भी यूं ही डिफरेंस है, तो वो भी यहाँ भी एनर्जी हमें कंज्यूम करनी पड़ेगी. सो एक्टिव में अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, एंड अगेंस्ट द चार्ज ग्रेडियंट भी ट्रांसपोर्ट होता है. जबकि उसका उल्टा है पैसिव में, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड डाउन द चार्ज ग्रेडियंट. नाउ एक्टिव इटसेल्फ कैन बी ऑफ टू टाइप. ठीक है, बहुत सारे टाइप हैं, ये अल्टीमेटली लास्ट है. ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में क्या होगा, प्राइमरी में डायरेक्ट कंजम्पशन होगा एटीपी का. ठीक है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, पंप. सेकेंडरी और कपल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं हो रहा होगा. ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ एटीपी नहीं होता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट एटीपी कंजम्पशन. ठीक है, इनडायरेक्ट कैसे होता है, देखिए अब क्योंकि अब ग्लूकोज की अगर बात करें तो हर एक सेल को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है. माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, एनर्जी बनानी है, तो क्या हो रहा होगा, और ये जब इस तरह का जब सोडियम पोटेशियम या कोई और एक्टिविटी से जब ये इस तरह का मूवमेंट होता है, तो एक ना कॉन्सेंट्रेशन, एक आयनिक ग्रेडियंट भी डेवलप हो जाता है. क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी जो सेल होती है ना, हमारी सेल है, उसमें बाहर सोडियम बहुत ज्यादा है, बाहर सराउंडिंग में बहुत सोडियम है और अंदर में बहुत कम है, अंदर में बहुत कम है. इसलिए कहा जाता है कि सेल का जो आउटर सरफेस होता है इट इज पॉजिटिव व्हाइल इनर वन इज नेगेटिव. हालांकि नेगेटिव कहने की जगह ना इसको कहना चाहिए इट इज लेस पॉजिटिव, बट चलिए कोई बात नहीं, जो चल रहा है उसी को हम चलाते हैं. ठीक है, तो जब मूवमेंट
फोर्सफुली विद द हेल्प ऑफ एटीपी ये मूवमेंट जब बाहर होगा तो स्वाभाविक है अंदर और नेगेटिविटी आ जाएगी, जो बचा कुचा थोड़ा बहुत सोडियम था उस नेगेटिविटी आने की वजह से क्या होगा, दूसरे जो सोडियम और जो पंप्स होंगे या चैनल्स होंगे दे ऑल्सो गेट एक्टिवेटेड, जो कि क्या करेंगे, अब क्योंकि सोडियम बाहर है ही और ये हमारा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी है, ठीक है, मान लीजिए ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और सोडियम भी है हमारा, तो ये क्या कराएंगे, जैसे ये चार्ज ग्रेडियंट डेवलप होगा ये इन दोनों का मूवमेंट अंदर की तरफ करा देंगे, सिम्पोर्ट हो जाएगा इनका। तो इस तरह से एनर्जी लगी तो यहाँ थी सोडियम पोटेशियम ये प्राइमरी ट्रांसपोर्ट में, बट सेकेंडरी और कपल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इस प्राइमरी की वजह से हो गया, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल में आएगा सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। So this is all about the membrane transport, types of transport, diffusion transport, passive, active, and active may be primary and secondary. Now अगर हम एक दो एग्जाम्पल और ले, जैसे मैं आपको एक एनायन एक्सचेंज का भी आपको एक सिम्पोर्ट का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। सिम्पोर्ट हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी में क्या होता है कि CO2 बड़े इजीली, और क्योंकि ऑक्सीजन CO2 आरबीसी के थ्रू ही हमारे बॉडी में ट्रैवल करता है, ठीक है। वंस आरबीसी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारे लंग्स में आती है, लंग्स में जैसे ही आती है CO और मसल्स में के थ्रू, मतलब ब्लड स्ट्रीम में मसल्स के थ्रू वो CO2 कैरी कर करके लेके आती है। जैसे ही वो CO2 सेल के अंदर आता है, ठीक है, जैसे ही CO2 सेल के अंदर आया तो एक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। वो क्या करेगा, इस CO2 को कन्वर्ट कर देगा HCO3 नेगेटिव में। HCO3 नेगेटिव में जैसे ही कन्वर्ट करता है ना, ये सेल थोड़ी, हाँ, तो क्या होगा, HCO3 नेगेटिव बड़े ही प्यार से सेल के बाहर निकल जाता है और ये प्लाज्मा मतलब ब्लड के लिए बफर का काम करता है। ब्लड के लिए बफर का काम जैसे ही मतलब कि बाहर जा रहा है, और अब दोबारा क्या हुआ है, क्योंकि CO2 कन्वर्ट हो गया बाइकार्बोनेट में और अब ये बाहर गया है विद द एंट्रेंस ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है, क्लोराइड एक आया है और HCO3 बाहर गया है। अब क्या हो रहा है कि अब ये सेल अगेन फ्री हो गई है CO2 दोबारा कैरी करने के लिए, तो ये क्या करती है, ये CO2 दोबारा से कैरी करती है और इस तरह से HCO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से बनाती रहती है, ठीक है। अब HCO3 जैसे ही ये आरबीसीज हमारे लंग्स में पहुंचती हैं, HCO3 वापस से एंट्री कर जाता है और क्लोराइड आयन बाहर निकल जाता है, क्लोराइड आयन ये बाहर निकला और HCO3 अंदर आता है और दोबारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से यहाँ पे दोबारा से कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही काम करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है CO2 में, ठीक है, CO2 में कन्वर्ट होता है ये और CO2 सेल से बाहर निकल जाते हैं बड़े प्यार से इस वाले डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हाउ वी एक्सेल CO2 विद द हेल्प ऑफ आवर लंग्स, और क्या उसका कंजम्पशन, मतलब कि CO2 भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। देखिए ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज HCO3 बना रहा था जो कि हमारे बफर का काम करती है ब्लड में, तो CO2 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल फॉर अस, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल एक तरह से एनायन एक्सचेंजर में बनाया। ये एक एग्जाम्पल एनायन एक्सचेंजर का है क्योंकि क्लोराइड इज एन एनायन एंड बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो एन एनायन, सो एनायन एक्सचेंजर का एग्जाम्पल है। ऑल्सो ये एंटीपोर्ट यहाँ पे हमें देखने को मिला। दूसरा CO2 का जो डिफ्यूजन था, मतलब CO2 का जो ट्रांसपोर्ट था, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट the membrane transport and its example and its type. अगर मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आगे हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ पंप्स की, FP, ATP, V टाइप, ठीक है, और फाइनली चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।